मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यवहारवाद की आलोचना और उसकी उपयोगिता के संबंध में चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की अनेकों कारणों की वजह से आलोचना की जाती है। नंबर 1, अत्यधिक शब्दावली का प्रयोग। व्यवहारवादियों ने जिस भारी भरकम शब्दावली को प्रयोग किया है उससे ऐसा लगता है कि यह केवल शब्दों का भ्रमजाल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस प्रकार वकील निरर्थक दलीलें दिया करते हैं, उसी प्रकार व्यवहारवादी विचारक भी निरर्थक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्दजाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़पती रहती है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उकसाने वाला और फुहड़ शब्दजाल आविष्कृत कर लिया है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययनों के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं। वे मनुष्य के व्यवहार के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य सिद्धांत एवं नियमितता खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्हें आलोचक सामान्य नियम खोजने वाले मैथमेटिक कहकर पुकारते हैं। नंबर 3, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में है, जबकि यह संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञानों के तथ्यों में बड़ा अंतर होता है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। न तो उनकी हर धारणा का मापन हो सकता है और न ही सत्यापन। व्यवहारवादियों ने प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास अत्यधिक कठिन है। कार्ल पॉपर के शब्दों में, राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती हैं। नंबर 4, मूल निरपेक्षता संभव नहीं है। व्यवहारवादी मूल निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जबकि मूल निरपेक्षता संभव नहीं है। अनुसंधानकर्ता के मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। जबकि शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्य, हितों तथा जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। लियो स्ट्राक के शब्दों में, मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है और यही हुआ भी है। नंबर 5, पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादियों ने पद्धतियों पर इतना बल दिया कि वे व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कारों एवं प्रश्नावलियों की प्राविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता। अतः राजनीति के अंतःस्थल का समापन असंभव है। नंबर 6, अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। सिवली लिखते हैं, राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में रूपा हो सकता है, परंतु इस आधार पर कि वह आज क्या है, कल क्या था और भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा और हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक, इतिहास शास्त्री परंपराओं के परिकल्पना की राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। नंबर 7, खर्चीली पद्धति। अमेरिका में शोध अध्ययन के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम की आलोचना अधिक खर्चीली पद्धति होने के कारण की जाती है। नंबर 8, सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बड़े स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवादी अपने सूक्ष्म अध्ययन को बड़े स्तर पर लागू करना चाहते हैं। एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार एवं विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है। व्यवहारवादी नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारवाद के निष्कर्षों
को नीति निर्माण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां और स्पष्ट होती हैं। नीति निर्धारण में अनेक तत्व योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं, उसमें नैतिक तत्वों के साथ राजनीति का भी हाथ रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण नहीं किया जा सकता है। नंबर 10, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। व्यवहारवाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि संख्यात्मक प्रणाली के आधार पर मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतर्गत की गहराइयाँ, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं हो सकता। मनुष्य की मनोवृत्तियों तथा प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान प्रश्नावली द्वारा किया जा सकता है। व्यवहारवाद की उपयोगिता एवं व्यवहारवाद की राजनीतिक प्रभाव। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। व्यवहारवाद की अपनी उपयोगिता निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने राजनीति विज्ञान विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इसने राजनीति विज्ञान को जैसे मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएं और सबसे बड़ा अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। नंबर 2, व्यवहारवादी राजवैज्ञानिकों ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। नंबर 3, व्यवहारवादियों ने नैतिक मूल्यों व आदर्शों के स्थान पर राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजवैज्ञानिक का संबंध क्या है से नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए से है। व्यवहारवादियों ने संस्थागत अध्ययन के अपेक्षा व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन करने पर बल दिया। नंबर 4, व्यवहारवाद ने अपने अध्ययन में नवीन पद्धतियों को महत्व दिया, जैसे साक्षात्कार, गणितीय प्रारूप, प्रश्नावली आदि।